हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेस के बिहेवियर का जो रीजन है। आर यू आस्किंग द सेम थिंग? नहीं, अभी मैंने सिर्फ रेस की प्रॉपर्टीज बताई हैं और अभी मैं उसी सब का डिटेल बताने जा रहा हूं। अभी मैंने जो स्टेटमेंट लिखा है उन्हीं सबको मैं समझाने जा रहा हूं। देखिए, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करती है। कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करती है। यह एक्स एक्सिस है। ऐसी स्थिति में वहां इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। Now that electric field generated is always perpendicular to the direction of propagation. अब x एक्सिस के परपेंडिकुलर y एक्सिस भी है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर z एक्सिस भी है, x एक्सिस के परपेंडिकुलर तो पूरा yz प्लेन है। इलेक्ट्रिक फील्ड या तो y एक्सिस के अलोंग जनरेट हो सकती है, या फिर z एक्सिस के अलोंग जनरेट हो सकती है, या फिर पूरे yz प्लेन में जनरेट हो सकती है। पूरे yz प्लेन में। अभी मैं z एक्सिस या yz प्लेन के बारे में डिस्कस करने के बजाय मैं सिंपल सा कहता हूं, एक लाइट वेव, एक लाइट रे, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे यदि एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट होती है, यदि वेलोसिटी वेक्टर इसके एक्स एक्सिस के अलोंग है, देन लेट अस अज्यूम दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज जनरेटेड अलोंग वाई एक्सिस। अब यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग जनरेट हो रही है, इट्स नॉट अ कांस्टेंट, it keeps on varying with time and position, and it keeps on varying like this. किसी भी इंस्टेंट पर y एक्सिस के अलोंग यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का ऑब्जर्व करा जाना, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ इंस्टेंट। इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम और पोजीशन के साथ में वेरी कर रही है। पोजीशन के साथ में वेरिएशन दिख रहा है। एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग अलग पॉइंट पर यदि ऑब्जर्व करा जाए तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से, इधर इस तरह से और इस तरह से यहां इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर पोजीशन के साथ में वेरी करता हुआ दिख रहा। मतलब इधर इलेक्ट्रिक फील्ड इतना और कम और कम और कम और इलेक्ट्रिक फील्ड कम होता गया और फिर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से वेरी करता गया। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड कीप्स ऑन वेरिंग विथ टाइम ऑल्सो। किसी भी पॉइंट पर यदि इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन ऑब्जर्व करें तो वह इस तरह से वेरी होता हुआ दिखेगा। एक इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग है, दूसरे इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव वाई एक्सिस के अलोंग हो जाएगी, फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस के अलोंग, और इस तरह से यह इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे पानी के सरफेस पर पत्थर फेंक देने से सरफेस ऊपर और नीचे होता है, जैसे रस्सी को इस तरह से हिलाने से रस्सी का पार्टिकल ऊपर और नीचे होता है, बिल्कुल इसी तरह से इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ऊपर और नीचे होती रहेगी। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड यदि यह लाइट वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करती है तो वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वुड कीप ऑन वेरिंग अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन। यदि
यदि एक्स एक्सिस के अलोंग लाइट वेव प्रोपोगेट करती है तो उस लाइट वेव के प्रोपोगेशन से वाई एक्सिस के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी इट कीप्स ऑन वेरिंग विथ टाइम एंड पोजीशन अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन. इट्स एन इक्वेशन ऑफ propagating wave. वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है और डिस्टरबेंस वाई एक्सिस के अलोंग हो रहा है. सबसे पहले हाइजन के समर्थकों ने कहा लुमिनिफरस ईथर नाम की कोई चीज नहीं है. लुमिनिफरस ईथर मीडियम में कोई फिजिकल पैरामीटर नहीं है और किसी फिजिकल पैरामीटर का लुमिनिफरस ईथर मीडियम में कोई डिस्टरबेंस भी नहीं. सबसे पहले हाइजन के समर्थकों ने कहा वैक्यूम ही मीडियम है. वैक्यूम ही मीडियम है और उस वैक्यूम में द फिजिकल प्रॉपर्टी इज द इलेक्ट्रिक फील्ड. इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट होने के लिए किसी मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं होती. इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम में भी जनरेट हो जाता है. तो उन्होंने कहा कि जैसा हाइजन ने लुमिनिफरस ईथर मीडियम कहा है उस लुमिनिफरस ईथर मीडियम को न माने वह गलत बात, गलत चीज. मीडियम तो वैक्यूम ही है और उस वैक्यूम मीडियम में जो फिजिकल पैरामीटर है वह इलेक्ट्रिक फील्ड है और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टरबेंस है. वही इलेक्ट्रिक फील्ड का डिस्टरबेंस अकॉर्डिंग टू प्रोपोगेटिंग वेव है. लाइट वेव्स इज डिस्टरबेंस इन इलेक्ट्रिक फील्ड. Electric field is the physical parameter and the vacuum is the medium. सबसे पहले उनने यह बात कही. सबसे पहले उनने मीडियम कंसेप्चुलाइज करा, सबसे पहले फिजिकल पैरामीटर कंसेप्चुलाइज करा और इस तरह से डिस्टरबेंस कंसेप्चुलाइज करा. उनने कहा एक और बात, अभी थोड़ा नॉलेज अध कचरा रह जाएगा. इट्स बिकॉज 12th क्लास में सबसे पहले आप इलेक्ट्रोस्टैट्स पढ़ोगे. फिजिक्स का एक जब दूसरा यूनिट चालू होगा तो इलेक्ट्रोस्टैट्स के बाद इलेक्ट्रोडायनामिक्स, उसके बाद पढ़ोगे एमईसी, उसके बाद ईएमआई और फिर लास्ट चैप्टर जो होगा दैट वुड बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक सेपरेट ही चैप्टर है और उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पूरा पढ़ाने के बजाय मैं उसका सिर्फ एक छोटा सा जो कंक्लूजन है उसे ले रहा हूं और उसे समझा रहा हूं क्योंकि चैप्टर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की जरूरत पड़ रही है. कैसे यह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, क्या इसके रोल हो सकते हैं, वो उस समय हम देखेंगे जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एक अलग से चैप्टर पढ़ेंगे. एक और बात है, यदि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे तो वहां पर किसी तरह की कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है. यदि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट रहे तो वहां पर कभी किसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड नहीं होती है. लेकिन यदि किसी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड टाइम के साथ वेरी करने लगे तो टाइम के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है. एंड दैट मैग्नेटिक फील्ड जनरेटेड इज ऑलवेज परपेंडिकुलर
टू द वेरिएशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन जिस डायरेक्शन में हो रहा है उसके परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है। इस केस में भी देखिए, लाइट वेव एक्स एक्सिस के अलोंग, लाइट रे एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट कर रही है। लाइट रे के एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करने से इलेक्ट्रिक फील्ड वाई एक्सिस के अलोंग जनरेट हो रही है। वाई एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है टाइम के साथ, किसी भी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी हो रही है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वेरिएशन से वहां मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, and that magnetic field generated is perpendicular to electric field that is along z axis. लाइट वेव का प्रोपोगेशन x एक्सिस के along, इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन y एक्सिस के along, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के y एक्सिस के along वेरिएशन से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है along the z axis। सबसे पहले इस तरह से लाइट वेव का कंसेप्चुअलाइजेशन करा गया। डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड द डायरेक्शन ऑफ डिस्टर्बेंस चूंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, इसलिए ट्रांसवर्स वेव। चूंकि यह ट्रांसवर्स वेव प्रोपोगेटिंग वेव इक्वेशन ओबे कर रही है, हेंस ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव एंड सच वेव्स आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब हमारे पास कभी भी हम कभी भी सिर्फ एक लाइट की वेव को आइसोलेट नहीं कर सकते। हम कभी भी एक लाइट रे को आइसोलेट नहीं कर सकते। सिर्फ एक लाइट रे की वजह से वेव नहीं देख सकते। वी ऑलवेज हैव अ पेंसिल ऑफ रे। We have got a pencil of ray along x-axis. A pencil of ray along x-axis means which consists of infinite ray along x-axis. x-axis के along यदि pencil of ray है, इसका मतलब infinite ray x-axis के along है। This is y-axis and this is z-axis. There is y-axis and there is z-axis. इनफाइनाइट रे यदि x एक्सिस के अलोंग है तो इन सभी रे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी। एक रे की वजह से पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग, दूसरी रे की वजह से नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। एक रे की वजह से पॉजिटिव y एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गई, तो दूसरी रे की वजह से नेगेटिव y एक्सिस के अलोंग। एक रे की वजह से पॉजिटिव z एक्सिस के अलोंग, तो दूसरी रे की वजह से नेगेटिव z एक्सिस के अलोंग। एक रे की वजह से XY प्लेन में इस डायरेक्शन में, दूसरी रे की वजह से इस डायरेक्शन में। इस तरह से पूरे YZ प्लेन में चारों तरफ इनफाइनाइट रेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी एंड द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बिकम 0। एक्स एक्सिस के लॉन्ग इस तरह की कोई पेंसिल ऑफ रे ले लेने से उस पेंसिल ऑफ रे में इनफाइनाइट रे होने की वजह से, उन इनफाइनाइट रे की वजह से अलग अलग डायरेक्शन में, वाईजेड प्लेन के अलग अलग डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 हो जाएगा और नेट मैग्नेटिक फील्ड भी 0 हो जाएगा। Such a pencil of ray along x-axis, due to which net electric field becomes 0, it's said to be an unpolarized light ray. It's said to be unpolarized light ray, जिसकी वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो।
इस तरह की लाइट रे को हम अनपोलराइज्ड लाइट रे कहते हैं। इस तरह की कोई अनपोलराइज्ड लाइट रे ली जाए, यह अनपोलराइज्ड लाइट रे है, इस अनपोलराइज्ड लाइट रे को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिज्म कॉल्ड निकोल्स प्रिज्म, इस अनपोलराइज्ड लाइट रे को एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिज्म कॉल्ड निकोल्स प्रिज्म, इस निकोल्स प्रिज्म से पास करवाया जाए, इस निकोल्स प्रिज्म के द्वारा रिफ्रैक्ट करवाया जाए और इमर्जेंट रे ऑब्टेन की जाए। इमर्जेंट रे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्टेन की जाए। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इमर्जेंट रे ऑब्टेन की गई। अ पेंसिल ऑफ रे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अनपोलराइज्ड लाइट रे को इस पिक्यूलियर प्रिज्म, जिसे हम निकोल्स प्रिज्म कह रहे हैं, इसके द्वारा रिफ्रैक्ट कराने के बाद इमर्जेंट रे एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ऑब्टेन की जाए। अब एक खास बात होती है, खास फिनोमेना होता है, दैट इज नाउ दिस पेंसिल ऑफ रे अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ड्यू टू ऑल दिस रेस, electric field becomes unidirectional. यह जो पेंसिल ऑफ रे है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, इसकी खास बात है कि इस पेंसिल ऑफ रे की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिडायरेक्शनल हो जाती है। जितनी भी एक्स एक्सिस के अलॉन्ग पेंसिल ऑफ रे में जितनी भी रेस है, जितनी भी वेव है, उन सभी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से एक्स वाई प्लेन में चारों तरफ होने की बजाय सिर्फ एक ही एक्सिस के अलॉन्ग, सिर्फ एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाती है। एंड सच अ पेंसिल ऑफ रे ड्यू टू विच द इलेक्ट्रिक फील्ड बिकम यूनिडायरेक्शनल, such a pencil of ray is said to be plane polarized light ray. Such a pencil of ray is said to be plane polarized light ray. यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे वही लाइट रे है जिसका जिक्र हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते समय ऑप्टिकल एक्टिविटी समझते समय करते हैं। हम कहते हैं कि यदि एक कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप लगे हुए हों, एक कार्बन पर 4 अलग अलग ग्रुप यदि लगे हुए हों, तो उस कार्बन को एसिमेट्रिक कार्बन कहा जाएगा। ऐसी स्थिति में उस कार्बन को कैरल सेंटर कहा जाएगा। और ऐसा एसिमेट्रिक कार्बन या फिर कैरल सेंटर होने पर वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होगा। Now what do you mean by the optical activity? कि ऐसे मॉलिक्यूल के अक्रॉस यदि इस तरह की कोई सी भी लाइट रे नहीं है, वहां कोई रैंडम लाइट रे की बात नहीं हो रही है, वहां इस अनपोलराइज्ड लाइट रे की बात नहीं हो रही है। ऐसे एसिमेट्रिक कार्बन के होने पर, ऐसे कायरल सेंटर के होने पर उस मॉलिक्यूल के अक्रॉस यदि इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे को पास करा जाएगा, तो यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट रे या तो राइट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी
या फिर लेफ्ट डायरेक्शन में टिल्ट हो जाएगी। यदि यह लाइट रे राइट डायरेक्शन में टिल्ट हो गई तो उस मॉलिक्यूल को हम कहेंगे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, और यदि यह लाइट रे लेफ्ट डायरेक्शन में रोटेट हो गई तो हम उसे कहेंगे लीबो रोटेटरी। वहां ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की या फिर इनऑर्गेनिक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड की, यही चर्चा हम इनऑर्गेनिक में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी करते हैं। अभी आपने वह टॉपिक पढ़ा नहीं है, आगे जाके वह भी पढ़ोगे। अभी ऑर्गेनिक में आपने देख रखा है कि किसी एक मॉलिक्यूल में यदि एक कार्बन ऐसा आ जाए जिस कार्बन पर 4 अलग अलग तरह के ग्रुप लगे हुए हो, तो उन चारों अलग अलग तरह के ग्रुप की अलग अलग तरह की इलेक्ट्रोनेगेटिव और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी प्रॉपर्टीज होने की वजह से वह अब नॉर्मल कार्बन नहीं रहता है, उसे हम एसिमेट्रिक कार्बन कहने लगते हैं, क्योंकि उस पर जो 4 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वह शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एसिमेट्रिक तरीके से उनका खिंचाव होता है। वह कार्बन ठीक बीच में रहने के बजाय कोई ग्रुप ज्यादा खींच रहा है, कोई ग्रुप कम खींच रहा है, कोई ग्रुप इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को धक्का दे रहा है तो कोई ग्रुप शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले रहा है। ऐसी स्थिति में वह कार्बन नॉर्मल कार्बन नहीं रह जाता है, वह कार्बन एसिमेट्रिक कार्बन कहलाने लगता है। उसे हम कायरल कार्बन कहते हैं, कायरल सेंटर कहने लगते हैं। और ऐसे कायरल सेंटर के होने पर वह मॉलिक्यूल ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी किस तरह की कि यदि यह प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उस मॉलिक्यूल के क्रॉस पास हो तो चूंकि वहां पर चार्जेस है, चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में मूवमेंट होता है, लेकिन वहां चार्ज का मूवमेंट होने के बजाय इलेक्ट्रिक फील्ड का ही मूवमेंट हो जाता है। किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज को पास करेंगे तो वह चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव होता है, लेकिन इधर क्या होता है कि चार्ज तो मूव नहीं होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मूव हो जाती है, इलेक्ट्रिक फील्ड रोटेट हो जाती है और वह इस तरह से रोटेट हो जाती है, या तो लेफ्ट में या फिर राइट में। इस तरह से सबसे पहले यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले हाइजन के समर्थकों ने लाइट वेव को सही तरीके से कंसेप्चुअलाइज करने की कोशिश करी। सबसे पहले उन्होंने वह लुमिनिफरस ईथर शब्द को हटाया। और चूंकि लुमिनिफरस ईथर शब्द को समझा नहीं पा रहे थे, ना हाइजन समझा पा रहा था, ना उस समय किसी को समझ में आ रहा था, तो अभी भी समझने वाली बात ही नहीं है, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी हम बता नहीं सकते। कोई मटेरियल मीडियम तो हमको रखना ही नहीं, मीडियम उनने वैक्यूम कह दिया, फिजिकल प्रॉपर्टी उनने इलेक्ट्रिक फील्ड कह दी, और इलेक्ट्रिक फील्ड में इस तरह से डिस्टर्बेंस को कह दिया कि यह डिस्टर्बेंस इलेक्ट्रिक फील्ड का इस तरह से होता है और यह ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव के अकॉर्डिंग होता है, इसीलिए वह ट्रांसवर्स प्रोपोगेटिंग वेव। एक और बात, यदि कोई मटेरियल मीडियम होता तो वह नॉन इलास्टिक मीडियम होता। यदि वैक्यूम मीडियम है जो कि नॉन मटेरियल मीडियम है तो परफेक्टली इलास्टिक मीडियम है। ऐसे परफेक्टली इलास्टिक मीडियम में यदि यह इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कम होने का सवाल ही नहीं है, कहीं एनर्जी लूज होना ही नहीं है। जितनी एनर्जी सन रेडिएट कर रहा है उतनी एनर्जी सन से अर्थ तक प्रोपोगेट होगी, उतनी ही एनर्जी हम रिसीव करेंगे। इस तरह से सबसे पहले लाइट वेव का कंसेप्चुअलाइजेशन देखने के बाद और भी छोटे छोटे 3-4 कंसेप्ट उनने दिए। जो पहला कंसेप्ट दिया, द कंसेप्ट ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। हाँ हाँ हाँ, नहीं, एक मिनट में ऑडियो सिस्टम इधर का चेक कराता हूं। आपकी आवाज मुझको साफ साफ सुनाई नहीं दे रही है, एक और बार बोलो। एक मिनट ठहरो, मैं इधर चेक कराता हूं क्या करूं।
फर्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। हाँ नहीं, एक मिनट ठहर जाओ, आप कुछ समय को बोलने दो पहले। द फर्स्ट इज कंसेप्ट ऑफ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। सबसे पहले हाइजन के सपोर्टर्स ने, हाइजन के समर्थकों ने कहा एनी सोर्स विच एमिट सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी इज सेड टू बी अ मोनोक्रोमैटिक सोर्स। कोई सा भी सोर्स सिंगल वेवलेंथ और सिंगल फ्रीक्वेंसी यदि एमिट करे तो उसे हम मोनोक्रोमैटिक सोर्स कहेंगे। फिर सवाल उठता है कि क्या कोई प्रैक्टिकल सोर्स मोनोक्रोमैटिक हो सकता है? कोई सा भी प्रैक्टिकल सोर्स मोनोक्रोमैटिक कभी नहीं हो सकता, बिकॉज जरा सोचिए, लाइट वेव रेडिएट होने का प्रिंसिपल क्या होता है? द इलेक्ट्रॉन्स गेट एक्साइटेड, और वह एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स जब डी एक्साइट होते हैं, डी एक्साइट होते समय हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आते हैं, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं, तो जो भी कुछ डिफरेंशियल एनर्जी होती है that gets radiated, and that's radiated in the form of photon, that's radiated in the form of electromagnetic wave. Now the fact is, excitation and de-excitation of electron, it's completely a random phenomena. इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन कंप्लीटली रैंडम फिनोमेना है। इलेक्ट्रॉन एक बार एक्साइट हो जाए तो उसका डी एक्साइट होने का पाथ कभी फिक्स नहीं होता है। मान लीजिए हाइड्रोजन एटम का ही देखें, हाइड्रोजन एटम में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन यदि हम ऑब्जर्व करें तो एक बार एनर्जी कहीं से देकर, मान लीजिए ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को सिक्स्थ स्टेट पर एक्साइट कर दिया गया, कहीं एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देकर ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को सिक्स्थ स्टेट पर एक्साइट कर दिया गया। अब वह इलेक्ट्रॉन लौट के आएगा, सिक्स्थ से फिर वापस फर्स्ट पर आएगा, लेकिन किस तरह से आएगा यह कोई पक्का नहीं। वो हो सकता है सिक्स्थ से फर्स्ट पर सीधा आ जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि वो 6 से 2 पर आए, 2 से 1 पर आए, यह भी हो सकता है कि वो 6 से 3 पर आए, यह भी हो सकता है कि वो 6 से 4 पर आए, और यह भी हो सकता है 6 से 5 पर आए। यदि वो 5 पर आता है तो वो 1 पर भी आ सकता है, 2 पर भी आ सकता है, 3 पर भी आ सकता है, या 4 पर भी आ सकता है। यदि वह 4 पर आता है कहीं से भी तो 4 से 1 पर भी आ सकता है, 2 पर भी आ सकता है, 3 पर भी आ सकता है। Now this de-excitation becomes a random phenomenon. मतलब de-excite होते समय एक वेवलेंथ, एक फ्रीक्वेंसी रेडिएट होने के बजाय नंबर ऑफ वेवलेंथ, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज रेडिएट होगी। कोई सा भी प्रैक्टिकल प्राइमरी सोर्स मोनोक्रोमैटिक हो ही नहीं सकता, बट वी मे कंस्ट्रक्ट नियरली मोनोक्रोमैटिक सोर्स by using filters. फिल्टर्स के इस्तेमाल से हम नियरली मोनोक्रोमैटिक सोर्स कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। But we may construct nearly monochromatic source by using filters. व्हाइट सोर्स, व्हाइट लाइट के चारों तरफ आप हरी पन्नी चढ़ा दीजिए, ग्रीन फिल्म चढ़ा दीजिए। ग्रीन फिल्म के चढ़ा देने से अब जितनी भी लाइटें बाहर आएंगी वह ग्रीन कलर की होंगी, बाकी सारे कलर्स की लाइटें वहीं पर एब्जॉर्ब हो जाएंगी, सिर्फ ग्रीन कलर की लाइटें वहां से बाहर आ सकेंगी, और इसीलिए हम उसे ग्रीन फिल्टर बोल रहे हैं। और एग्जैक्टली मोनोक्रोमैटिक तो नहीं होगा, लेकिन मान लीजिए हमने 600 नैनोमीटर्स का कोई
मोनोक्रोमेटिक सोर्स कंस्ट्रक्ट करना है तो वहां पर 580 नैनोमीटर से 620 नैनोमीटर की सभी वेवलेंथ हो सकती है, और ऐसी स्थिति में हम उसको नियरली मोनोक्रोमेटिक कह देंगे। सबसे पहले हाइजन के समर्थकों ने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए इस तरह से मोनोक्रोमेटिक सोर्स को एक्सप्लेन करा। द नेक्स्ट कंसेप्ट दे सजेस्टेड वाज द कंसेप्ट ऑफ कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स दो तरह के हैं, सिंगल कोहेरेंट सोर्स और टू कोहेरेंट सोर्स। अगला कंसेप्ट को ध्यान से समझेंगे, सिंगल कोहेरेंट सोर्स एंड टू कोहेरेंट सोर्स। सबसे पहले सिंगल कोहेरेंट सोर्स के बारे में बताऊंगा। A single source is said to be coherent if it emits all the light waves in same phase. A single source is said to be coherent if it emits all the light waves in same phase. एक सोर्स को हम सिंगल कोहेरेंट सोर्स तब कहेंगे जब वह सोर्स जितनी भी लाइट वेव्स है सबको सेम फेस में रेडिएट करेगा। जब सारी लाइट वेव्स सेम फेस में रेडिएट हो रही हो, ऐसी स्थिति में उस सोर्स को सिंगल कोहेरेंट सोर्स कहा जाना चाहिए। सिंगल कोहेरेंट सोर्स once again, it's impossible to achieve a single coherent source. कोई सा भी प्राइमरी प्रैक्टिकल सोर्स कोहेरेंट सोर्स हो ही नहीं सकता। कोहेरेंट सोर्स सिंगल कोहेरेंट सोर्स होने के लिए जरूरी है एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का दो फिक्स ऑर्बिट के बीच में एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन करना। इलेक्ट्रॉन का दो फिक्स ऑर्बिट के बीच में कदम ताल करना, एक साथ सारे इलेक्ट्रॉन को डी एक्साइट होना चाहिए और फिक्स ऑर्बिट से फिक्स ऑर्बिट तक, फिक्स हायर एनर्जी लेवल से फिक्स लोअर एनर्जी लेवल तक सारे के सारे इलेक्ट्रॉन एक साथ डी एक्साइट हो। एक साथ उस डी एक्साइटेशन के दौरान ढेर सारी वेव एमिट हो। सारी वेव जब एक साथ एमिट होगी तो सारी वेव सेम फेस में होंगी। और खास बात यह है कि ऐसा कभी हो नहीं सकता। कोई से भी सोर्स में इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से डी एक्साइट होते हैं। ठीक है, एक फोटोन को एक्सेप्ट करके कोई सा भी इलेक्ट्रॉन एक्साइट तो हो जाएगा और एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल पर चला जाएगा, लेकिन हायर एनर्जी लेवल पर जाने के बाद उस इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी लेवल पर लौटना, इसके लिए कोई नियम नहीं है, इसके लिए कोई प्रिंसिपल नहीं है, इसके लिए कोई रूल नहीं है। इलेक्ट्रॉन अपनी मर्जी से जब चाहे तब डी एक्साइट हो सकता है, लौट सकता है।
उसको बस एक टाइम इंटरवल दे दिया जाता है कि फ्यू नैनो सेकेंड्स में आपको लौटना है, वो फ्यू नैनो सेकेंड्स में भी एक बहुत बड़ा इंटरवल है, वो अपने हिसाब से कभी भी नीचे लौटेगा, और जब भी वह नीचे लौटेगा तब एक वेव एमिट होगी। और चूंकि अलग अलग इलेक्ट्रॉन, करोड़ों अरबों इलेक्ट्रॉन एक्साइट होते हैं और डी एक्साइट होते हैं, और वह अरबों इलेक्ट्रॉन अपने अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग समय पर डी एक्साइट हो रहे हैं, इसलिए किसी भी प्रैक्टिकल प्राइमरी सोर्स के द्वारा सारी वेव एक साथ एक फेज में एमिट नहीं हो पाती है। कोई सा भी प्रैक्टिकल प्राइमरी सोर्स कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकता, सिंगल कोहेरेंट सोर्स नहीं हो सकता। लेकिन इस चैप्टर में हम सिंगल कोहेरेंट सोर्स का कंसेप्चुलाइजेशन करेंगे। हम कहेंगे कि यदि सोर्स बहुत बारीक है, यदि बिल्कुल बारीक स्लिट है, यदि बिल्कुल बारीक सा छेद है, तो उस बिल्कुल बारीक, एज थिन एज पॉसिबल, उस बारीक सी स्लिट से जितनी भी वेव्स रेडिएट होंगी उन सभी को सेम फेस में मान लेंगे, उसे सिंगल कोहेरेंट सोर्स मान लेंगे इस चैप्टर में। Then they conceptualize the concept of two coherent source. Two sources are said to be coherent if they emit wave either in same phase or at constant phase difference. Two sources are said to be coherent. दो sources को coherent तब कहा जाएगा if they emit waves either in same phase or at constant phase difference. दो sources coherent कहलाएंगे यदि वह दोनों source waves emit करें या तो same phase में या फिर constant phase difference पर। If the waves emitted by the two sources are in same phase or at constant phase difference, two sources are said to be coherent source. Two sources are said to be coherent if they emit waves either in same phase or at constant phase difference. Practically two coherent source construct करना संभव है, और इस चैप्टर में इनफैक्ट हम हर जगह पर डबल कोहेरेंट सोर्स ही कंस्ट्रक्ट करेंगे, डबल कोहेरेंट सोर्स ही कंसेप्चुलाइज करेंगे, और उस डबल कोहेरेंट सोर्स के कंसेप्चुलाइजेशन के द्वारा ही हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। यह डबल कोहेरेंट सोर्स का कंसेप्ट ही सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। डेफिनेशन को बड़े ध्यान से देखिएगा। सोर्स या तो सेम फेज में हो, दो सोर्स या तो सेम फेज में हो या फिर उनके बीच में फेज डिफरेंस बिल्कुल फिक्स हो, ऐसे स्थिति में उनको टू कोहेरेंट सोर्स करेंगे। अब एक और बात, मोनोक्रोमैटिक सोर्स का मतलब है कि वह सोर्स जो जितनी भी वेव एमिट करे उन सबका वेवलेंथ सेम, जितनी भी वेव्स एमिट हो रही है उन सबका फ्रीक्वेंसी सेम। वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के सेम होने पर सोर्स को मोनोक्रोमैटिक सोर्स कहा जाता है। कोहेरेंट सोर्स का क्या मतलब है? कोहेरेंट सोर्स का मतलब है कि सोर्स के द्वारा एमिटेड सभी वेव सेम फेस में हो। आई विल कंक्लूड दैट ऑल कोहेरेंट सोर्स आर मोनोक्रोमैटिक सोर्स, but all monochromatic source may not be coherent source. All coherent source are compulsorily monochromatic source, but all monochromatic source are not coherent source. एक coherent source का monochromatic होना अनिवार्य है, लेकिन monochromatic का coherent होना कोई अनिवार्य नहीं। coherent source में इलेक्ट्रॉन दो फिक्स ऑर्बिट के बीच में कदम ताल करेंगे, चूंकि दो फिक्स ऑर्बिट है इसलिए मोनोक्रोमैटिक है। सभी कोहेरेंट सोर्स मोनोक्रोमैटिक होते हैं, लेकिन मोनोक्रोमैटिक सोर्स का कोहेरेंट सोर्स होना कोई जरूरी नहीं। अब देखिए, द नेक्स्ट इज द कंसेप्ट ऑफ
another one of the most important concept is the concept of wave front. अगला कंसेप्ट जो यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करने के लिए दिया गया, दैट इज द कंसेप्ट ऑफ वेव फ्रंट. वेव फ्रंट के बारे में भी 3-4 बातें नोट करने लायक है, नोट करना चाहिए. सबसे पहले मैं उन 3-4 बातों को ही सुना देता हूं, फिर उसे एक्सप्लेन करूंगा. और ये जो 3-4 स्टेटमेंट मैं लिखा रहा हूं, इनको आप नोट करें, क्योंकि वेव फ्रंट के बारे में भी सवाल इसी तरह से पूछा जाता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट वेव फ्रंट और विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स अबाउट वेव फ्रंट. वेव फ्रंट के कंसेप्ट को लेकर सवाल पूछा जाता है और उस सवाल का जवाब देने के लिए मेरे यह 3-4 स्टेटमेंट को ध्यान से सुने, समझने की कोशिश करें, इन्हें नोट डाउन करें, फिर मैं इन्हें स्वयं आगे बढ़ के समझाऊंगा. नाउ द फर्स्ट थिंग इज वेव फ्रंट के बारे में. Wave front are conceptualized for coherent source only. सबसे पहली बात, wave fronts are conceptualized for coherent source only. wave front का conceptualization सिर्फ coherent source के लिए ही होता है. Wave fronts are conceptualized for coherent source only. Wave fronts are imaginary plane. Wave fronts are imaginary plane. Wave fronts in fact imaginary plane होते हैं, एक्चुअली नहीं होते हैं, जिन्हें हम इमेजिन करते हैं, और जो वो प्लेन होते हैं, प्लेन. वेव फ्रंट आर लोकस ऑफ पॉइंट विच आर इन सेम फेस. Locus of point which are in same phase are said to be the wave front. Locus of point which are in same phase are said to be the wave front. Locus of point which are in same phase are said to be the wave front. Two wave front never intersect each other. Two wave front drawn for the same source never intersect each other. एक ही सोर्स के लिए बनाए गए दो वेव फ्रंट कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. Two wave front drawn for the same source never intersect each other. Two wave front drawn for the same source never intersect each other. एक ही सोर्स के लिए बनाए गए दो वेव फ्रंट कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते. वेव फ्रंट आर जनरली पैरेलल टू ईच अदर. वेव फ्रंट जनरली एक दूसरे के पैरेलल होते हैं. वेव फ्रंट आर जनरली पैरेलल टू ईच अदर. Wave front are perpendicular to wave propagation. Wave front are perpendicular to wave propagation. Wave front wave propagation के perpendicular होते हैं. जिस डायरेक्शन में वेव प्रोपोगेट हो रही है उसके परपेंडिकुलर, या फिर वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर वेव प्रोपोगेट होती है. अब जरा देखें, this is a point coherent source. यह एक पॉइंट कोहेरेंट सोर्स है.
अ पॉइंट कोहेरेंट सोर्स, पॉइंट सोर्स का मतलब है इट वुड एमिट वेव्स इन ऑल द डायरेक्शन। पॉइंट सोर्स का मतलब है इट वुड एमिट वेव इन ऑल द डायरेक्शन। और कोहेरेंट सोर्स का मतलब है the waves emitted by the point source, all the waves emitted by point source are in same phase. Coherent source का मतलब है all the waves emitted by the point source are in same phase. अब जरा सोचिए, पॉइंट सोर्स S को सेंटर रखते हुए लैम्डा रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करें। पॉइंट एस को सेंटर रखते हुए लैम्डा रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करें। यदि यह स्फीयर लैम्डा रेडियस का है तो जरा सोचिए, पॉइंट सोर्स एस यदि जीरो फेज पर होगा तो इस इमेजिनरी स्फीयर तक पहुंचते पहुंचते किसी भी वेव का फेज चेंज 2 पाई से हो जाएगा। लैम्डा डिस्टेंस कॉरस्पॉन्ड टू द फेज चेंज ऑफ 2 पाई। मैं कहता हूं यदि सोर्स एस जीरो फेज पर होगा तो इस स्फीयर पर आने वाले सभी पॉइंट 2 पाई फेज पर होंगे। मैं कहता हूं यह एक इमेजिनरी स्फीयर है जिसे हमने कोहेरेंट सोर्स के लिए बनाया है। इस स्फीयर पर आने वाले सभी पॉइंट सेम फेज में हैं, सोर्स एस के रेस्पेक्ट में 2 पाई फेज पर। यदि 2 लैम्डा रेडियस का एक स्फीयर बनाया जाए, इमेजिनरी स्फीयर, इसी तरह से 3 लैम्डा रेडियस का एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया जाए, इसी तरह से 4 लैम्डा रेडियस का एक इमेजिनरी स्फीयर बनाया जाए, यह सभी पॉइंट सोर्स एस को सेंटर रखते हुए लैम्डा रेडियस, 2 लैम्डा रेडियस, 3 लैम्डा रेडियस, 4 लैम्डा रेडियस के इमेजिनरी स्फीयर है। यह सभी स्फीयर कोहेरेंट सोर्स के लिए बनाए गए हैं और इन सभी स्फीयर पर 2 पॉइंट को लिया जाए तो सेम फेज में होंगे। यह स्फीयर 2 पाई फेज पर होगा, इस स्फीयर पर आने वाला कोई सा भी पॉइंट 4 पाई फेज पर होगा, इस स्फीयर पर आने वाला कोई सा भी पॉइंट 6 पाई फेज पर होगा, इस स्फीयर पर आने वाला कोई सा भी पॉइंट 8 पाई फेज पर होगा। दिस आर वेव फ्रंट, they are never intersecting each other, they are parallel to each other and they are perpendicular to wave propagation. वेव प्रोपोगेशन का कोई सा भी डायरेक्शन हो, यह सभी उन सभी के परपेंडिकुलर। लैम्डा बाय 2 रेडियस का यदि स्फीयर इमेजिन करा जाए तो उस लैम्डा बाय 2 रेडियस के स्फीयर को मैं डॉटेड लाइन से डिनोट करूंगा। 3 लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करा जाए, 5 लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करा जाए, 7 लैम्डा बाय 2 रेडियस का एक स्फीयर इमेजिन करा जाए। लैम्डा बाय 2 रेडियस का जो स्फीयर बनाया है वह स्फीयर सोर्स एस के रेस्पेक्ट में पाई फेज पर होगा। 3 लैम्डा बाय 2 रेडियस का जो स्फीयर बनाया है वह सोर्स एस के रेस्पेक्ट में 3 पाई फेज पर होगा। 5 लैम्डा बाय 2 रेडियस का जो स्फीयर बनाया है वह सोर्स एस के रेस्पेक्ट में 5 पाई पर होगा। 7 लैम्डा बाय 2 रेडियस का जो स्फीयर बनाया है वह सोर्स एस के रेस्पेक्ट में 7 पाई फेज पर होगा। मैं कहता हूं पॉइंट कोहेरेंट सोर्स के लिए यह सभी वेव फ्रंट बनाए गए हैं। पॉइंट कोहेरेंट सोर्स के लिए यह सभी वेव फ्रंट बनाए गए हैं और ईच बोल्ड वेव फ्रंट डिनोट
the phase change of even multiple of pi, while each dotted wavefront denote the phase change of odd multiple of pi. बोल्ड स्फीयर जो बनाया है वह इवन मल्टीपल ऑफ पाई के फेस पर है। डॉटेड स्फीयर जो बनाया गया है वह ऑड मल्टीपल ऑफ पाई के फेस पर है। फॉर पॉइंट कोहेरेंट सोर्स वेव फ्रंट आर कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स। पॉइंट कोहेरेंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स होते हैं। यदि लीनियर कोहेरेंट सोर्स होता तो लीनियर कोहेरेंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट वुड बी कोएक्सियल सिलेंडर्स। लीनियर कोहेरेंट सोर्स के लिए वेव फ्रंट वुड बी कोएक्सियल सिलेंडर्स। अब जरा सोचिए, यदि लाइट वेव एक लाइट वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करती है तो उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वेरिएशन इस तरह से लिखा जा सकता है। यदि कोई लाइट वेव एक्स एक्सिस के अलोंग प्रोपोगेट करती है तो उसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग लिखा जा सकता है। फॉर अ पॉइंट कोहेरेंट सोर्स, फॉर पॉइंट कोहेरेंट सोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन would be given by alpha E naught by R sine of omega into t plus R by C. For point coherent source, electric field variation is given by alpha E naught by R sin omega t plus R by C. Here alpha is a constant and R is the radius of the wavefront. E naught is the maximum electric field at the source. Sin omega t plus R by C, either X by C है, either R by C. And for linear coherent source, for linear coherent source, electric field variation is given by alpha E naught by root R into sin omega into t plus R by C. For linear coherent source, electric field intensity is given by alpha E naught by root R sin omega t plus R by C. Alpha is a constant and R is the radius of the wavefront. E naught is maximum electric field at the source. Omega t plus R by C. यदि किसी सोर्स के लिए वेव फ्रंट का कंसेप्चुअलाइजेशन करा जा रहा है, इसका मतलब इंप्लाइड है कि वह सोर्स कोहेरेंट है, और यदि वह सोर्स कोहेरेंट है इसका मतलब इंप्लाइड है कि वह सोर्स मोनोक्रोमैटिक भी है। वेव फ्रंट का कंसेप्चुअलाइजेशन कर देना मतलब सोर्स को कोहेरेंट भी कह देना और उसको मोनोक्रोमैटिक भी कह देना। एक बार वेव फ्रंट बोलने के बाद कोहेरेंट शब्द बोलने की जरूरत नहीं रहती है और मोनोक्रोमैटिक शब्द भी बोलने की जरूरत नहीं रहती है, क्योंकि वेव फ्रंट कंसेप्चुअलाइज ही कोहेरेंट सोर्स के लिए होता है और कोहेरेंट सोर्स हमेशा मोनोक्रोमैटिक सोर्स होता है। वेव फ्रंट के बारे में 3-4 स्टेटमेंट जो मैंने लिखा है उनको ध्यान से पढ़िए और देखिए।
एक कंसेप्ट और हाइजन के समर्थकों ने दिया था, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करने के लिए। दे कंसेप्चुलाइज्ड सेकेंडरी सोर्स and secondary waves called wavelets. They conceptualized secondary source and secondary waves called wavelets. The next is the concept of secondary source and secondary waves. They said that any point on the path of wave front or any point on the path of wave is a secondary source and it emit waves called secondary waves, also called wavelets. वेव फ्रंट के पाथ में कोई सा भी पॉइंट होगा या वेव के पाथ में कोई सा भी पॉइंट होगा तो वह एक सेकेंडरी सोर्स के माफिक बिहेव करेगा, सेकेंडरी वेव्स एमिट करेगा और उन सेकेंडरी वेव्स को वेवलेट्स कहेंगे। मतलब यह पॉइंट वेव फ्रंट पर लाई करता है। इफ दिस पॉइंट लाई ऑन द वेव फ्रंट means this point also lie on the path of wave, then this point would behave as secondary source. यह secondary source emit करेगा और यह secondary source के माफिक behave करेगा और यह secondary waves emit करेगा और उन secondary waves को wavelets कहेंगे। जरा सोचिए, यह चौक आप सभी को दिख रहा है, यह चौक आप सभी को दिख रहा है। यदि यह चौक आप सभी को दिख रहा है इसका मतलब यह सोर्स, क्योंकि कोई चीज दिखती तो तब है जब वो लाइट वेव्स एमिट करे, जब उससे आती हुई लाइट वेव्स आप रिसीव करो। यह सोर्स लाइट वेव्स एमिट कर रहा है और जिन लाइट वेव्स को यह एमिट कर रहा है वह लाइट वेव्स आप रिसीव कर रहे हो और उन्हें रिसीव करके ही आप इसे देख पा रहे हो। यदि यह सोर्स लाइट वेव एमिट नहीं करता तो आप देख नहीं सकते थे, यह दिखता ही नहीं। अब खास बात, चारों तरफ अंधेरा कर दिया जाए तब क्या यह दिखेगा? नहीं दिखेगा। खास बात, यदि यह सोर्स होता, यदि यह खुद की वेव एमिट करता तो अंधेरे में भी दिखता, लेकिन यह चौक तब दिखता है जब कोई दूसरी लाइट चालू हो। जो प्राइमरी सोर्स होता है वह कभी भी दूसरे सोर्स पर डिपेंड नहीं करता। एक कैंडल आप जला दोगे तो वह कैंडल एक प्राइमरी सोर्स है, वह हमेशा दिखेगी चाहे बाकी सारे सोर्सेस को ऑफ कर दिया जाए। लेकिन कैंडल चूंकि प्राइमरी सोर्स है, जलती हुई कैंडल चूंकि प्राइमरी सोर्स है, इसलिए वह बाकी सब सोर्स के ऑफ करने पर भी दिखेगी क्योंकि वह प्राइमरी सोर्स है। लेकिन यह चौक प्राइमरी सोर्स नहीं है, यह सेकेंडरी सोर्स है। खास बात, लाइट उधर चालू है, उस लाइट से वेव्स आ रही हैं और यह पार्टिकल उस वेव्स के पाथ पर है। क्योंकि यह पार्टिकल उस वेव के पाथ पर है इसलिए यह सेकेंडरी सोर्स के माफिक एक्ट करने लगा, यह सेकेंडरी वेव्स एमिट करने लगा। उन सेकेंडरी वेव्स को हम वेवलेट्स कह रहे हैं। उन्हीं वेवलेट्स को आप रिसीव कर रहे हो और उन्हीं वेवलेट्स को रिसीव करके आप इसे देख पा रहे हो। यह चौक कभी भी सेकेंडरी वेव एमिट नहीं करेगा, कभी भी वेवलेट एमिट नहीं करेगा, कभी भी सेकेंडरी सोर्स के माफिक बिहेव नहीं करेगा यदि कोई प्राइमरी सोर्स ही नहीं हो, यदि वेव्स ही नहीं हो। कोई प्राइमरी सोर्स यदि नहीं है, प्राइमरी वेव्स यदि नहीं है
किसी तरह की वेव नहीं है, किसी तरह का वेव फ्रंट नहीं है, ना तो ये किसी वेव के पाथ में लाया करता है, ना ही किसी वेव फ्रंट के पाथ में लाया करता है। ये चौक सेकेंडरी सोर्स के माफिक बिहेव नहीं कर सकता, ये सेकेंडरी वेव्स एमिट नहीं कर सकता, या वेवलेट्स एमिट नहीं कर सकता, या दिख नहीं सकता। यह दिखता तभी है जब कोई दूसरा प्राइमरी सोर्स मौजूद हो, और प्राइमरी सोर्स को देखने के लिए किसी दूसरे सोर्स की जरूरत नहीं होती है। They conceptualize the concept of secondary source and secondary waves and wavelets. Right. हाँ हाँ हाँ, निकोल्स प्रिज्म। हाँ हाँ, वो हाँ नहीं, देखिए मैं निकोल्स प्रिज्म की इंजीनियरिंग डिटेल्स में जाना ही नहीं चाहता। वो मेटलर्जिकल एस्पेक्ट है, हम उसमें बिल्कुल भी नहीं जाना चाहते। बस यहीं तक मैं कहकर छोड़ना चाहता हूं कि एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्रिज्म कॉल्ड निकोल्स प्रिज्म है जो अनपोलराइज्ड लाइट रे को पोलराइज्ड लाइट रे में कन्वर्ट कर देती है, जिसकी वजह से रैंडम डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं की वहीं एब्जॉर्ब हो जाती है और सिर्फ एक फिक्स डायरेक्शन की इलेक्ट्रिक फील्ड वाली वेव ही बाहर इमर्ज हो पाती। मैं इसके आगे उस चीज को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता बियॉन्ड सिलेबस। हाँ हाँ हाँ